Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself मेघना पारेख और आज हम लोग जो है वो यूजीसी नेट होम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मोस्टली सेकंड पेपर जो होते हैं हमारे यूजीसी नेट के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो उसके अंदर से हम लोग आज पेपर 2 सॉल्व करेंगे होम साइंस का। वो भी आज हम लोग जो है वो पेपर स्पेसिफिकली हिंदी के अंदर लेके आए हैं ताकि जितने भी हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग को भी चैनल के थ्रू काफी हेल्प मिले। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो आवर चैनल एट ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ओके, लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑल। तो इससे आप लोग को आपके जो भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के अंदर काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि हम लोग वहां पे रेलेवेंट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन नजर आए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के ज्ञान, योग्यता, कौशल, अभिरुचि आदि किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये जो सारे संसाधन है हमारे, ये हमारे सारे मानव संसाधन के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाजार या चिकित्सालय किस प्रकार के संसाधन के अंदर आते हैं? तो ये हमारे सारे भौतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे बाहर वाली उसमें रहते हैं, हमारे पर्सनल नहीं होते हैं ये। क्लियर? नेक्स्ट है समय के उचित प्रयोग के दृष्टिगत समय का आंकलन निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? तो ये हमारा समय चक्र से भी किया जाता है, मनोवैज्ञानिक समय से भी करते हैं और साथ साथ में जैविक समय से भी किया जाता है। ओके, यानी हमारे चारों जो है ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4। ऑफिस जाना किस प्रकार के कार्यों की प्रारूप के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा एक दैनिक कार्य होता है, यानी ऑफिस जाना या फिर स्कूल जाना या कॉलेज जाना जो है वो हमारे डेली वर्क्स में आता है, यानी दैनिक कार्यों में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा एक आकस्मिक कार्य का उदाहरण हो सकता है? तो आपका जो अतिथि सत्कार करना, यानी आप जो आपके घर पे जो मेहमान आते हैं या अतिथि आते हैं उनको वो जो है वो डेली नहीं आते हैं ना, वो कभी भी आ सकते हैं, तो वो एक तरीके का आकस्मिक कार्य हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। गर्म कपड़े बनाना किस कार्य प्रारूप के अंतर्गत आता है? तो ये एक तरीके का हमारा वार्षिक कार्य होता है, यानी सर्दियां जो है वो हमारे साल में एक बार ही आती है, तो उस चीज को वो एक वार्षिक कार्य हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सामान्यतः थकान कितने प्रकार की होती है? तो थकान जो है वो हमारी शारीरिक प्रकार की भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती है, ठीक है, दोनों तरीके की, यानी फिजिकल टायर्डनेस भी होती है और साथ साथ में मेंटल टायर्डनेस भी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है अपना मकान बनाना किस प्रकार का लक्ष्य है? तो आपका जो मकान बनाना होता है वो एक तरीके का दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, यानी लॉन्ग टर्म गोल होता है, ठीक है, क्योंकि मकान जो वो ऐसा नहीं है कि आज बनाया कल ही तोड़ दिया, ऐसे वाले नहीं होते। मकान जब बना है तो वो काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है, इस वजह से ये एक तरीके का दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है सभी संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, असीमित होते हैं, या फिर विकसित होते हैं, या फिर संकुचित होते हैं? तो हमारे जितने भी संसाधन है या फिर रिसोर्सेज है वो सारे सीमित अवधि के अंदर हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सभी संसाधन कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, या फिर उपयोगी होते हैं? तो हमारे जितने भी संसाधन है वो सारे उपयोगी होते हैं हमारे लिए, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चादर पर कढ़ाई करना निम्न में से क्या होता है? क्या होता है? धन होता है, समय होता है, ज्ञान होता है, या फिर कौशल होता है? तो जिस इंसान को चादर पे कढ़ाई करना आता है या बुनाई करना आता है तो ये एक तरीके का उसका कौशल है, यानी एक क्रिएटिविटी है उसके अंदर, ठीक है, वो चीज कौशल के अंदर आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी छात्र को यह पता ना हो कि 12वीं के बाद वह क्या करना चाहता है तो वह क्या कर सकता है? मतलब इसमें से क्या रीजन हो सकता है कि अगर उसको पता ही नहीं कि भाई उसको क्या चूज करना है तो क्या सही विषय चुनेगा? नहीं चुन पाएगा, ठीक है, वह अपना समय बर्बाद करेगा। तो समय तो बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है, उसको सिर्फ ये नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है, बट वो समय बर्बाद तो नहीं कर रहा, ठीक है, वो इसको ये पता नहीं होगा कि उसको कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट के लिए कम पढ़ना है, ठीक है, ये उसका मेन पॉइंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि गृहिणी यह निश्चित ना करे कि हर महीने कितनी बचत करनी होती है तो क्या होगा? उसको महीने के लास्ट में किसी ना किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे अपना पूरा महीना चलाने के लिए, ठीक है, इस वजह से हमारा जो बजट मेकिंग है, बजट प्लानिंग है, वो बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
समय योजना बनाई जाती है, यानी जो टाइम प्लान हम लोग बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं, तो वो हमारे किसी भी क्रियाकलाप को करने से पहले बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोबाइल क्रैच सूचना केंद्र का आरंभ कब किया गया था, तो वो किया गया था आपका 1991 ईस्वी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एकीकृत बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के उद्देश्यों में शामिल नहीं होता है, तो हम लोग आईसीडीएस के अंदर गर्भवती महिलाओं को आहार की व्यवस्था करना जो है ये वाला पॉइंट शामिल नहीं करते हैं। बाकी सारे छोटे बच्चों का ध्यान रखना, उनको उनका खाने पिलाने की ध्यान रखना, उनको उनके मनोवैज्ञानिक या फिर शारीरिक विकास की नींव रखना, वो सारी चीजें हम लोग आईसीडीएस के अंदर शामिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्यवाही योजना यानी एनपीए किन मुद्दों पर जोर देती है, तो वो है ना सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान देती है। ठीक है, पर्यावरण व सुरक्षा की करना जिसमें सभी बच्चों का स्वास्थ्य वर्धन हो। ठीक है, और साथ साथ में स्त्रियों के विकास से उन्नति से ही बच्चों व देश की उन्नति होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भोजन को प्रतिदिन सुचारू रूप से पौष्टिक ताकि सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए प्रस्तुत करने की कला कहलाती है, तो इसको हम लोग आहार आयोजन बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस डाइट एक प्रॉपर कंडीशन में देना, वो होती है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो जो कठोर श्रम करते हैं यानी जो हेवी वर्कर्स होते हैं उनके लिए हम लोग को कैलोरी जो है वो ज्यादा अमाउंट में रखनी होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। व्यापारी या फिर अध्यापक या फिर गृहिणी या फिर छात्र छात्राएं जो है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, हल्का श्रम करने वालों में, मध्यम श्रम में या कठोर श्रम में, तो वो आते हैं हमारे मध्यम श्रम करने वाले में। ओके, नेक्स्ट है गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 300 किलो कैलोरीज तक ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है यदि वक्र रेखाओं का झुकाव नीचे की ओर हो तो वह ये मतलब किस तरीके का आभास देते हैं, तो ये जो है ये हमारा दुख का आभास देते हैं। ओके, नेक्स्ट है फैशन विशेषज्ञों के अनुसार आकार प्रकार केवल 3 प्रकार के होते हैं, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, सीधा व वर्गाकार, घंटीनुमा या शंखाकार या फिर छाया रूप, तो इसके अंदर जो शंखाकार वाला है ये जो है ये हमारे शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मियों के दिनों में किस तरीके का रंग वस्त्र शीतलता प्रदान करता है, तो आपके जो सफेद कलर के कपड़े होते हैं या फिर व्हाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं आपके, वो हम लोग गर्मियों में पहनते हैं। ठीक है, या फिर जो एकदम लाइट टोन के अंदर कपड़े रहते हैं ना वो हम लोग पहनते हैं। ठीक है, ताकि वो जो है लाइट को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करे और आपकी बॉडी को ठंडा रखें। ओके, नेक्स्ट है डिजाइनदार कपड़े खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कपड़ों व परिधान का स्टाइल बिल्कुल रखना चाहिए, व्यक्ति या व्यक्तित्व का शारीरिक संचारण ये भी देखना चाहिए। ठीक है, और पहनते समय वह कपड़े पहनने का या और उस कपड़े की कीमत, उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। किस प्रकार के डिजाइन किसी भी आकृति से मेल नहीं खाते परंतु इनका आकर्षण लकीरों, रेखाओं, रंगों, आकारों और संरचना आदि के सम्मिश्रण से किया जाता है, तो ये हमारे सारे होते हैं अव्यवहारिक, यानी एकदम मेल नहीं खाते ना, इस वजह से अव्यवहारिक है लेकिन फिर भी आकर्षक दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार के डिजाइन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं, तो ये हमारे जो संरचनात्मक वाले डिजाइन होते हैं ये हमारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। गुलाबे के फूल वाला डिजाइन किस प्रकार के डिजाइन का सबसे ज्यादा उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो इसके अंदर हम लोग यथार्थवादी जो डिजाइन होती है ना, इसके अंदर हम लोग इस तरीके के उदाहरण जो है वो काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कौन सा विटामिन हड्डियों व दांतों को स्वस्थ रखने में कारगर होता है, तो ये हमारा विटामिन डी होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसने विटामिन के नहीं पाया जाता है, तो आपके जो अंकुरित चने होते हैं ना इनके अंदर विटामिन के नहीं होता है। ओके, बाकी जो गेहूं का चोकर, पालक, टमाटर ये सब होते हैं इनके अंदर सब में विटामिन के होता है। ओके, नेक्स्ट है MIS का विस्तार क्या होगा, तो MIA जो है इसका सही विस्तारण जो होगा वो होगा मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, यानी जिसमें कम से कम आपकी बॉडी में चीरा लगाया जाता है और कम से कम जगहों के अंदर सर्जरी करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32।
MIS तकनीक के प्रयोग किए जाने वाली प्लेट जो काम आती है वो किससे बनी हुई होती है? तो वो आपके टाइटेनियम से बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट है MIS तकनीक में ऑपरेशन में चीरा लगाया जाता है, तो वो जो चीरा होता है वो कितना मतलब कितना सेंटीमीटर का लगाया जाता है वो ध्यान देना है। तो वो आपका जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का, यानी ऑलमोस्ट इतना सा, सिर्फ इतना सा ही लंबाई का चीरा लगाते हैं वहां पे, और सिर्फ इतने से चीरे लगाए हुए में आपकी बॉडी में जो वहां पे भी सर्जरी करनी होती है वो सर्जरी कर देते हैं। ओके, तो ये एक मॉडर्न तरीके की तकनीक है जो कि ऑपरेशन में काम आती है। ओके, नेक्स्ट है, यदि हड्डियों में फ्रैक्चर काफी बड़ा हो तो ऑपरेशन के लिए चीरा लगाया जाता है। तो कितना लंबा चीरा लगाते हैं? तो ये ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर का ही चीरा लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आपदा जनित तनाव के इलाकों में निम्न में से कौन सा समूह जो होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगा? तो जब कहीं पे जैसे मान लो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है या फिर अर्थक्वेक आ गया है, तो बहुत ज्यादा वहां पे जो जनजाने होते हैं, वहां के रहने वाले लोग बाग होते हैं, उन सब में काफी ज्यादा तनाव हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो मनोवैज्ञानिक वाले होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, या फिर जो व्यवहार चिकित्सक होते हैं, या फिर समूह चिकित्सक जितने भी हैं, है ना, तो ये सब लोग जो है, ये सभी लोग हेल्प करते हैं वहां पे उन लोगों को उनका तनाव से थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए। ठीक है, यानी उनका थोड़ा सा मेंटल स्टेटस, उनका फिजिकल स्टेटस जो है वो थोड़ा नॉर्मल करने के लिए, उनको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये सभी लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान वहां पे प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका रैटलिंग प्लेटफॉर्म नी का उपयोग किन स्थितियों में किया जाता है? तो है जब व्यक्ति जो है जब उसको गठिया हो, या फिर उसकी जो चोट के कारण एक भी कदम सही से नहीं चल पा रहा हो, ठीक है, या फिर रोगी को इतना ज्यादा दर्द हो जिसमें उसको नींद भी नहीं आ पा रही हो, या फिर उसको जो हम लोग पेन किलर दे रहे हैं वो भी उसको कोई भी हेल्प नहीं कर रहे, तो इन सारी की सारी कंडीशंस के अंदर हम लोग रैटलिंग प्लेटफॉर्म नी जो है उसका काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, रैटलिंग प्लेटफॉर्म नी के प्रत्यारोपण के लिए क्या जरूरी होता है? तो जब हम लोग को रैटलिंग प्लेटफॉर्म नी जो है उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन करना होता है या फिर प्रत्यारोपण करना होता है, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उनके जो लिगामेंट्स हो, जिस भी पर्सन के अंदर हम लोग ये नी का जो ट्रांसप्लांट करना होता है ना, तो उनके जो लिगामेंट्स होने चाहिए, यानी उनके जो जोड़ों को पकड़ के रखने वाले जो अंदर की मसल्स होते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, यानी उनको मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तभी वो जो प्रत्यारोपण होगा ना वो सही तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेको इमल्सिफिकेशन की तहत रोगी की आंखों में कितना लंबा चीरा लगाया जाता है? तो ये जो है ये आपका सिर्फ 3 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, यानी सिर्फ 3 mm का, बहुत छोटा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है अत्यंत लाभप्रद होते हैं। अब ये किस किस जगह पे कॉन्टैक्ट लेंस काम आते हैं? तो नेत्रों की सुंदरता को बढ़ाने के अंदर काम आते हैं। ठीक है, अगर किसी के बहुत गहरा चश्मा लगा हुआ है या फिर उसकी आंखों में कोई विकार हो गया तो उस चीज को ठीक करने के अंदर काम आते हैं। और साथ साथ में अगर आपकी आंखें जो है वो भद्दी दिखती है, यानी जैसे कुछ लोगों के स्कारिंग हो जाती है या फिर कुछ छिल जाता है या कुछ कट हो जाता है आंखों के अंदर, तो उस चीज के लिए कवर करने के लिए भी हम लोग उनके कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा देते हैं। ओके, तो ये भद्दी दिखने का मतलब ये नहीं कि बुरी दिख रही है, भद्दी लगने का मतलब है कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई है आपकी आई लेंस के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस से उनको कवर कर देते हैं ताकि आपकी जो आंखें हैं वो सही दिखे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, मोतियाबिंद की शिकायत होती है। तो ये मोतियाबिंद की जो शिकायत है वो कब होती है? तो वो ढलती उम्र के अंदर भी होती है, अगर आपकी आंखों में कोई चोट लग गई है उसके कारण भी होती है, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा डायबिटीज है तो भी आपकी आंखों के अंदर मोतियाबिंद की शिकायत जो है वो हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपका ज़ायरोप्रैक्टिस 100 क्या होता है? तो ज़ायरोप्रैक्टिस जो है वो एक तरीके का लेजर ट्रीटमेंट है, जो कि मतलब एकदम जो हम लोग बोलते हैं ना कि चश्मा हटाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट जो करना होता है, तो ये एक तरीके का लेजर ट्रीटमेंट है। ठीक है, एकदम अपडेटेड वाला। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दिल का दौरा पड़ने पर खतरा कम करने वाले चिकित्सा जैकेट में किस धागे का इस्तेमाल होता है? तो इसके अंदर हमारे पास में पॉलिएस्टर के धागे से बना हुआ होता है वो जैकेट। ओके, नेक्स्ट है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम स्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है ना, यानी PTSD, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसके अंदर अगर आपकी बॉडी में कोई शारीरिक चोट लगी हुई है और उससे तनाव उत्पन्न हुआ है तो भी वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में काउंट होगा। और अगर आपको कोई मानसिक तनाव है या फिर आपकी दिमाग में कुछ मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपको, तो उससे भी अगर कोई स्ट्रेस मतलब तनाव उत्पन्न हो रहा है
तो वो भी आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर काउंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है मजबूरीवश खतरों से खेलने वाले या फिर विभाषिकाएं झेलने वाले जो लोग हैं उनके अंदर पीटीएसडी की दर कितनी होती है। तो उनके अंदर ऑलमोस्ट 75% तक हमारे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम जो होता है ना, स्ट्रेस सिंड्रोम, उसकी जो अमाउंट है वो इतनी ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का रोग होता है किस उम्र में। तो ये जो है ये किसी को भी हो सकता है। एक छोटे से बच्चे को भी अगर किसी स्कूल के अंदर कुछ डांट दिया या फिर बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल गई है तो उसको भी ये ट्रॉमेटिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है। अगर पुरुषों की हम लोग बात करें तो उनको भी हो सकता है। अगर मान लो कोई ऑफिस के अंदर सही तरीके से काम नहीं चल रहा, पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, ठीक है, तो उस वक्त भी ये हमारा ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम जो है, क्योंकि ये एक तरीके का स्ट्रेस वाला सिंड्रोम है। ठीक है। तो स्ट्रेस तो किसी को भी और कोई सी भी एज में हो सकता है। ठीक है। चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बूढ़े लोग बाग हो। ठीक है। इवन बूढ़ों को भी हो सकता है क्योंकि उनको अपने बुढ़ापे से डर लग रहा होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिजीज हो जाती है उन लोगों को, कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, कोई बात करने वाला नहीं होता है, तो उस वजह से भी स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो जाता है वहां पर। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। पीटीएसडी जो है ग्रसित लोग जानबूझकर उपेक्षा करते हैं। तो वो किसकी उपेक्षा करते हैं? अगर मान लो किसी दुर्घटना की वजह से कोई स्ट्रेस हुआ है तो वो उस दुर्घटना के हादसे से जुड़ी हुई बातों को सोचते रहेंगे। ठीक है। उस दुर्घटना हादसे में जुड़े हुए जो भी क्रियाकलाप हो, जैसे मान लो कार चलाया था, ठीक है, अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया कार में और उसकी कार के अंदर पूरी फैमिली की डेथ हो गई और वो सिर्फ अकेला बच गया, तो अब उसको उस कार चलाने से भी डर लगने लगेगा। उसको उस चीज से स्ट्रेस हो जाएगा कि मैं कार नहीं चलाऊंगा, रोड पे कभी ट्रैफिक दिखेगा तो उसको डर लगने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर कम आते हैं। ठीक है। अगर जैसे कोई उसको बात करने आ गया और कोई कार से जुड़ी हुई या फिर उस हादसे से जुड़ी हुई जो बातें होती है ना, उनको वो बार बार उनसे बात करता रहेगा और ज्यादा अपने स्ट्रेस सिंड्रोम को बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये उसके अंदर बात करते रहते हैं वो लोग बाग। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किन लोगों को पीटीएसडी से पीड़ित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो किससे बढ़ती है? तो वो अविवाहित लड़के या लड़कियां को भी हो सकती है, विधवा या फिर तलाकशुदा पुरुष एवं महिलाओं को हो सकती है। ठीक है। या फिर आर्थिक या सामाजिक रूप से असहाय लोगों को भी पीटीएसडी जो है वो काफी बढ़ जाती है अमाउंट। ठीक है। यानी इनको ये सिंड्रोम डिसऑर्डर होने का जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी दुर्घटना या हादसे की भयावहता कितने मात्र तक स्ट्रेस पैदा कर सकती है, ये किस पर निर्भर करता है। तो ये उस पर्सन का जो मनोवैज्ञानिक बनावट है, यानी वो कितना ज्यादा स्ट्रेस हैंडल कर सकता है या फिर अपने आप को कितना नॉर्मल रख सकता है इतनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस में, उन सारी चीजों पे ये जो स्ट्रेस डेवलपमेंट है बॉडी के अंदर वो डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है। तो ये होती है हमारी 1200 ग्राम्स तक। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम का कितना फीसदी भाग दांतों तथा अस्थियों में संग्रहित होता है। तो वो आपका 99% जो है वो आपका बोन्स और टीथ्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। बाकी जो 1% है वो आपकी ब्लड में और मसल्स में घूमता रहता है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, शरीर में पाए जाने वाले खनिजों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो वो हमारी कैल्शियम की सबसे ज्यादा होती है। ओके। नेक्स्ट है दांतों और अस्थियों में कैल्शियम मुख्यतः किस रूप में प्रेजेंट होता है। तो वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53, दांतों में इनेमल में कैल्शियम के साथ निम्न में से और क्या पाया जाता है। यानी जो इनेमल होता है दांतों के ऊपर उसमें कैल्शियम के साथ में और कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। तो उसके अंदर आपके पास फास्फोरस होता है और साथ साथ में प्रोटीन भी होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, हृदय की पेशियों के सामान्य संकुचन के लिए निम्न में से किस खनिज की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो जो कैल्शियम है वो सही मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो कैल्शियम क्या करता है ना, वो आपकी जो बॉडी में मांसपेशियां होती है या फिर जिनको हम लोग मसल्स बोलते हैं, उन मसल्स को जो है वो थोड़ा सिकुड़ने में और खिंचने में यानी कॉन्ट्रैक्ट होने में, रिलीज होने में, इन सब मूवमेंट्स में हेल्प करता है मेन तरीके से। ठीक है। अगर आप लोगों ने मसल का मूवमेंट पढ़ा होगा, ठीक है,
तो उसके अंदर एक्टिन, मायोसिन ये वाली जो चीज होती है, उसके साथ में हम लोग कैल्शियम भी पढ़ते हैं वहां पे। कैल्शियम एजेंट की जैसे काम करता है, जो कि आपकी मसल को मूव करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, प्रोथ्रोम्बिन किस उपस्थिति में क्रिया कर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है? ठीक है, तो ये जो है ये आपके कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर ही प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है बार चार्ट या हिस्टोग्राम का उपयोग प्रायः आर्थिक आंकड़ों के निरूपित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संचार माध्यम द्वारा आजकल इनका प्रयोग किया जाता है? तो आजकल जो है हमारा सभी प्रकार के जितने भी संचार होते हैं, चाहे आप टेलीविजन देख लो या फिर हम लोग कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें देख लो, अखबार देख लो, तो उसके अंदर क्या है अलग अलग चार्ट और हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और ये सब बने हुए आते हैं, ताकि आप लोग को बताया जा सके कि कौन मतलब क्या रेंज बढ़ रही है या रेंज कम हो रही है ना। या फिर जैसे कई बार वो रेशो आता है टीवी के ऊपर कि इतने लोगों ने हाँ बोला है, इतने लोगों ने ना बोला है ना। तो ये सारी चीजों को, आंकड़ों को दिखाने के लिए जो है ये इन बायोग्राफ और हिस्टोग्राम का जो उपयोग है वो आजकल सभी संचार माध्यम काम में ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार माध्यम आंखों और कानों का एक साथ प्रयोग करता है? तो आपके जो एसएमएस वाली जो चीजें है ना वो काम में ज्यादा आती है, यानी आपके जो मोबाइल फोन्स में जो एसएमएस आते हैं वो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आंखें भी काम आ रही है, साथ साथ में सुनने के लिए कान भी काम में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58, प्रिंट माध्यम में जीआरपीएस सामान्य होता है, तो ये किसका होता है? तो ये एक अभियान के विज्ञापन में सन्निवेशों व अंतर्वेशनों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, श्रव्य दृश्य माध्यम यानी जो हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, उनके लिए है। तो श्रव्य दृश्य माध्यम के परिप्रेक्ष्य के प्रसार पद में क्या पर्याप्त होता है ना। तो इसमें क्या पर्याप्त होता है? तो इसमें एक निश्चित समय सीमा के दौरान विज्ञापन अभियान को देख रहे लोगों, परिवारों की संख्या। ठीक है, यानी जो टीआरपी वाली हम लोग जो बात करते हैं वो चीज है। ओके, नेक्स्ट है मीडिया ब्रीफ क्या होता है? तो मीडिया ब्रीफ जो है वो आपका एक तरीके का संचार माध्यम नियोजकों के लिए एक चेकलिस्ट, जिसकी सहायता से वे ग्राहक कंपनी के लिए एक संचार माध्यम योजना यानी मीडियम प्लान जो है वो तैयार कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग मीडिया ब्रीफ कहते हैं। नेक्स्ट है किसी मीडिया ब्रीफ में शामिल होता है, अब क्या शामिल होता है? तो उसके अंदर उसके उद्देश्यों का एक व्यापक समूह, साथ साथ में लक्षित बाजारों का भूगोल या फिर अवस्थिति, ठीक है, या फिर उत्पादन या फिर सेवा आरंभ करने का मौसम या फिर समय। तो ये सारी चीजें हम लोग मीडिया ब्रीफ में शामिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मीडिया प्लान या फिर जनसंचार माध्यम योजना क्या है? तो वो जो है वो किसी विज्ञापन अभियान के क्रियान्वयन के कार्यक्रम का एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, मीडिया प्लान क्या होता है? एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है किसी भी काम को करने का। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है? तो व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है ये क्या होता है? ये एक इकाई का क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का स्टडी को हम लोग व्यक्तिगत अध्ययन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व अध्ययन की कौन सी सीमा होती है? तो इसकी जो सीमा है ये हमारी दोषपूर्ण तथ्यों की भी होती है, निर्देशन का अभाव भी होता है और साथ साथ में संख्यात्मक अध्ययन का अभाव भी होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, प्राथमिक स्रोत का माध्यम नहीं है। अब इसमें से कौन सा जो है वो प्राथमिक स्रोत का माध्यम नहीं है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा जीवन का इतिहास। ठीक है, बाकी साक्षात्कार और प्रत्यय निरीक्षण या फिर प्रश्नावली जो है यानी क्वेश्चनएयर और ये सब, ये हमारे सारे प्राथमिक स्रोत में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है द्वितीयक स्रोत का माध्यम नहीं है। तो अब द्वितीय स्रोत में कौन सा नहीं आता? तो इसमें जो प्रश्नावली है वो आपके द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोर्स में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से द्वितीयक स्रोत का गुण कौन सा नहीं है? अब इसमें से गुण बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक खर्चीला। यानी जो द्वैतिक स्रोत होते हैं वो ज्यादा खर्चीले नहीं होते, लेकिन इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो आपको जो अधिक खर्चीले वाला है वो इसका गुण नहीं होता। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। एक मनोवैज्ञानिक मॉडल को विभिन्न शोध प्रणालियों में अनुवादित करने का परिणाम अनुसंधान अभिकल्प है। तो ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था आपके यंग ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। वर्णनात्मक अभिकल्पों के कुछ स्तर नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्तर प्रथम होगा? तो इसका जो प्रथम स्तर रहेगा वो आपका अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण करना जो है वो आपका प्रथम स्तर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। प्रयोगात्मक शोध के प्रकारों में से कौन सा नहीं आता है? तो इसमें जो वैधिक परीक्षाएं होती है वो इसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। विषय विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है। तो आपकी जो गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक रूप प्रदान करना जो है वो आपके विषय विश्लेषण का उद्देश्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। यथार्थ सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया आलोचनात्मक अवलोकन की सामाजिक सर्वेक्षण है। ये कथन किसका है? तो ये है आपका स्टार का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। श्रीमती पीवी यंग के सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख पक्ष कौन से हैं? तो इसके अंदर उपरोक्त सभी जो है वो हमारे यंग के सामाजिक सर्वेक्षण के अंग हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? निश्चित भूभाग में व्याप्त किसी विघटनकारी घटनाओं की खोज। ठीक है, उसके साथ में है समस्या की प्रकृति, कारण एवं परिणाम की सूचना प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य के हल या सामाजिक सुधार संबंधी रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। ओके, तो ये उपरोक्त सारे ही उनके प्रमुख पक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। आंकड़े एकत्र करने की विधि के सर्वेक्षण व वर्गीकरण हेतु कौन सा अनुपयुक्त है? तो इसमें जो आपके तुलनात्मक सर्वेक्षण है वो आपका इसका उपयुक्त नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका उपयोगिता के 4 सिद्धांतों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? सीमंत उपयोगिता, सीमंत संरक्षण, या फिर उपयोगिता हास्य नियम, या फिर प्रतिस्थापना सिद्धांत। तो इसका जो सही रहेगा वो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी सीमांत संरक्षण। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76। पैतृक संपत्ति प्राप्त करना किस प्रकार की आय की श्रेणी में आएगा? तो ये जो है ये आपका मौद्रिक आय के अंदर आएगा। और ठीक है, यानी मनी इनकम के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77। वास्तविक आय के रूप में निम्न में से कौन सा एक सही निर्देशित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, यानी कार लोन। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक आय का सहायक साधन माना जाता है? तो वो आपका जो मुर्गी पालन या फिर हम लोग एनिमल्स को रखते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे सारे पारिवारिक आय के अंदर सहायता संसाधन माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा एक उपभोग व्यय के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनिश्चित व्यय। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुकूल व्यय का प्रतिशत किस अर्थव्यवस्था में निर्धारित किया जाता है? तो वो है आपका अर्नेस्ट एंजल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। अर्नेस्ट एंजल के मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कितना व्यय प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो वो आपका 10% जो है वो उसके ऊपर निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। हमारे जीवन में बहुत सारे मूल्य ऐसे होते हैं जिनका उनका हमारे जीवन पे होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कुछ हमारे रूल्स जो होते हैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। मूल्य धारण करने की प्रक्रिया के साथ ही व्यक्ति में आ जाता है। अब क्या आ जाता है उसके अंदर? तो उसमें चुनाव एवं मूल्य करने का, ठीक है, या फिर कद्र भावना का मूल्य, या फिर क्रियाशीलता का मूल्य आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। नामांकित में से कौन सा मूल्य के प्रकार में शामिल नहीं होता है? तो इसके जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी नए कार्यों को करने की अनिच्छा, तो ये इसके अंदर शामिल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। दुर्घटना या चोट से बचने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य कहलाता है। तो वो कार्य क्या कहलाता है? तो वो कार्य होता है आपका सुरक्षा उपाय या फिर बचाव कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है
अपने घर को दुर्घटना से मुक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा सुरक्षात्मक कदम आपने आप उठाना चाहिए? तो इसमें से आपको अगर घर में प्रयोग आने वाले उपकरणों का सही प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में घर में प्रयोग आने वाली वस्तुओं को संभाल कर रखने वाले उपकरणों का चयन सही प्रकार से करना चाहिए। उसके साथ है उपकरणों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है वो हमारे सारे ही इसमें काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या है, जीवन में बचत आवश्यक है क्योंकि बचत से सहायता मिलती है। अब बचत से किस चीज में सहायता मिलती है? तो परिवार की जितनी भी आवश्यकताएं उनको पूरे करने में हेल्प मिलती है। साथ साथ में अगर कोई बहुत ही आपातकालीन स्थिति आ जाती है, फिर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, तो उसके अंदर वो बचत के पैसे काम आते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जीवन का स्तर जो है उसको ऊंचा रखने के अंदर भी वो बचत काम आती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें है आय की संपूर्णता का अर्थ क्या है? तो आय की संपूर्णता का अर्थ क्या होता है? जिसमें पारिवारिक एवं व्यक्तिगत आय में वृद्धि होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। तरल आहार दिया जाता है। अब तरल आहार जो है यानी लिक्विड फूड जो है वो हम लोग कब देते हैं? तो वो जो है जो हमारी ऑपरेशन के बाद की जो स्थितियां होती है उसके अंदर हम लोग उनको तरल आहार से शुरू करवाते हैं, ठीक है। यानी लिक्विड फूड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग सेमी सॉलिड पे और सॉलिड पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। अधिक वजन के व्यक्तियों को वजन कम करने के लिए सलाह दी जाती है। अब उनको क्या सलाह दी जाती है? उनको ये सलाह दी जाती है कि भोजन में कैलोरीज की मात्रा जो है उनको घटानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। दैनिक आहार में जल तथा फोक यानी पॉरेज का शामिल किया जाना अनिवार्य क्यों है? अब इसमें पानी और हमारे जो पॉरेज होते हैं ना उनका काम में आना इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि शरीर के अंदर व्यवस्थित रखने में सहायता करते हैं, ठीक है। साथ साथ में इससे मल के निकासन में आसानी होती है और साथ साथ में क्या है, गर्भवती महिलाओं में इससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है, ठीक है। यानी पानी और फाइबर, ठीक है, इनका इंक्लूड होना डाइट में जरूरी है। ओके, क्लियर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पे। सामान्य वयस्क महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 50 ग्राम। ओके, आइडियल वुमेन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। छोटे बच्चों को अंडे की सफेद नहीं देनी चाहिए क्योंकि अंडे की सफेद में क्या पाया जाता है? तो वो हमारे होते हैं एविडिन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। बच्चों में अधिक मीठे पदार्थ खाने नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर उनके दांतों को हानि पहुंच सकती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। किस समूह के विटामिन एंजाइम्स के साथ मिलकर पाचन क्रिया को बढ़ाने में हेल्प करते हैं? तो वो आपके विटामिन बी के जितने भी विटामिन B1, B2, B3 जितने भी हैं वो सब खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। विभिन्न प्रकार की रेखाओं से पैदा किया जाता है। अब किस चीज को पैदा करते हैं? तो उपरोक्त सभी को पैदा करते हैं, यानी हमारे जो लंबाई का अनुपात है उसके भ्रम को, चौड़ाई के भ्रम के अनुपात के भ्रम को, ठीक है, और बदलते हुए शरीर के अनुपात के भ्रम को भी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। छोटे बच्चे किस प्रकार के कपड़े पसंद करते हैं? तो बच्चे जो है वो कैसे लेस और झालर वाले कपड़े जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हल्के रंगों का जो संबंध है वो किससे होता है? तो वो जो है वो आपके शिशुओं से होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। बढ़ते हुए बच्चे को किस प्रकार के वस्त्र अच्छे लगते हैं? तो बढ़ते हुए बच्चों को अलग अलग रंगों के सीधी रेखाओं वाले वस्त्र जो है वो ज्यादा पसंद आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो क्या बोलता है? मैकेनिक द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जो है वो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग बॉयलर सूट बोलते हैं। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज का वीडियो जो था वो इतना ही था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके एग्जाम के अंदर ये जो सारे क्वेश्चन थे उन्होंने काफी हेल्प करी होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे हमारे चैनल पे जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी और हम लोग जितनी भी यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं आप लोग के एग्जाम्स के लिए, अलग अलग पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उन सब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके, तो बस बने रहिए चैनल के साथ में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ASRB नेट की, यहाँ पे RRB, AO, ICAR, JRF नेट, UGC नेट, JRF, होम साइंस के अंदर और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे हम लोग हमारे चैनल पे करवाते हैं। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द बेल आइकन, ओके, एंड हिट द लाइक बटन टू, ओके, और बस बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।